नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर संदीप के इस खास एपिसोड में। हमारा संविधान हमें कई अधिकार देता है, लेकिन क्या ये अधिकार हमेशा सुरक्षित रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो तो हमें क्या करना चाहिए? आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा कैसे होती है और अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम किस तरह से न्याय पा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, अधिकारों की सुरक्षा और उनका हनन। हम और हमारे अधिकार, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चैप्टर का मुख्य बिंदु। 1. अधिकार, राइट्स। अधिकार वो चीजें होती हैं जो हर नागरिक को कानून के तहत मिलती है। इन अधिकारों का उद्देश्य लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देना है। कुछ अधिकार मूलभूत होते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि। 2. जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अधिकारों के साथ साथ हर नागरिक की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए ताकि समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। उदाहरण, किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करना, समाज की भलाई के लिए काम करना, कानून का पालन करना आदि। 3. समाज में अधिकारों का महत्व। अधिकार समाज में सभी लोगों को समान अवसर देते हैं। ये किसी भी भेदभाव को समाप्त करने में मदद करते हैं, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और एक समान अवसर मिले। 4. कुछ महत्वपूर्ण अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपनी सोच और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार धर्म चुनने का अधिकार है। 5. न्याय का अधिकार। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। संविधान में दिए गए अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 6. समाज में समानता का महत्व। इस चैप्टर में बताया गया है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं और समाज में कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकारों का हकदार नहीं होता है। 7. धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। इस विषय में यह भी बताया गया है कि नागरिकों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का अधिकार है। इसके साथ ही कोई भी धार्मिक या सांस्कृतिक समूह दूसरों पर दबाव नहीं बना सकता। उदाहरण और चर्चा। इस चैप्टर में कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे समाज में अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। ये चैप्टर बच्चों को उनके अधिकारों को जानने, समझने और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे एक अच्छे नागरिक बन सकें और समाज में योगदान दे सकें। अधिकार, राइट्स की उत्पत्ति, विकास और वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते समय हमें ये समझना होगा कि अधिकार केवल एक कानूनी या सामाजिक तत्व नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। अधिकारों की उत्पत्ति और विकास समय के साथ विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में अलग अलग रूप में हुआ है। 1. अधिकारों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ राइट्स। अधिकारों का विचार प्राचीन सभ्यताओं में भी था, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण और व्यवस्थित रूप आधुनिक काल में देखने को मिलता है। मानवाधिकारों की अवधारणा प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं से विकसित हुई, लेकिन उन्हें वास्तविक रूप से आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में प्रकट होने का अवसर 18वीं और 19वीं सदी में मिला। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स 17वीं और 18वीं सदी में विचारक जैसे जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने यह विचार रखा कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
और संपत्ति का अधिकार। ये विचार प्राकृतिक अधिकार के रूप में विकसित हुआ। मानवाधिकार घोषणाएं, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 के बाद अधिकारों की अवधारणा ने और स्पष्ट रूप से आकार लिया। मानव अधिकारों की घोषणा डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1789 में फ्रांस में और बाद में 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्यों को कुछ मूलभूत अधिकार मिलते हैं। 2. अधिकारों का विकास डेवलपमेंट ऑफ राइट्स। समय के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने अधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान का निर्माण, जब देशों ने संविधान बनाए तो उसमें नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रावधान किए गए। जैसे भारत में संविधान के माध्यम से नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकार दिए गए, जो भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। समाजवादी आंदोलनों का प्रभाव 19वीं और 20वीं सदी के समाजवादी आंदोलनों ने आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्रमुखता दी। श्रमिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार आदि इस दौरान मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त हुए। महिला अधिकार, महिला अधिकारों के लिए विशेष आंदोलनों ने महिलाओं को समान अधिकार दिलवाए। महिलाओं को मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आदि प्राप्त हुए। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्ति, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कई आंदोलन हुए। जैसे अंबेडकर आंदोलन ने दलितों को उनके अधिकार दिलवाए। 3. अधिकारों की वर्तमान स्थिति करंट स्टेटस ऑफ राइट्स। आज के समय में अधिकारों की स्थिति बहुत बदल चुकी है। आज के समय में मानवाधिकारों को संविधान, राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। संविधान और कानूनी संरचना। अधिकांश देशों के संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकार और मौलिक अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। भारत में संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। दुनिया भर में मानवाधिकारों को अधिक मान्यता दी गई है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। समाज में भेदभाव का अंत, जाति, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। हालांकि भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसे कम करने के लिए कई कानूनी प्रावधान और सामाजिक अभियान चलाए जा रहे हैं। नई चुनौतियां। हालांकि अधिकारों का विकास हुआ है, लेकिन अब भी कई समस्याएं मौजूद हैं, जैसे आर्थिक असमानता, जातिवाद, लिंग भेद और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और स्वतंत्रता के उल्लंघन जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही है। निष्कर्ष: अधिकारों का इतिहास एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जो समाज के प्रत्येक हिस्से के लिए न्याय और समानता की दिशा में कदम बढ़ाता है। जबकि कई देशों में अधिकारों का सम्मान और संरक्षण किया जा रहा है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे इन अधिकारों की स्थिति पर सवाल उठते हैं। अधिकारों की उत्पत्ति, ऑरिजिन ऑफ राइट्स, एक जटिल और ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जो विभिन्न विचारों, आंदोलनों और समाजों के विकास से जुड़ी हुई है। अधिकारों की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये कैसे और क्यों जरूरी हुआ कि एक व्यक्ति को विशिष्ट अधिकार दिए जाएं। अधिकारों की उत्पत्ति का इतिहास मुख्य रूप से प्राकृतिक अधिकारों, नेचुरल राइट्स और कानूनी अधिकारों, लीगल राइट्स की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। इस विकास में समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए हैं। 1. प्राकृतिक अधिकारों, नेचुरल राइट्स की अवधारणा। अधिकारों की उत्पत्ति की सबसे प्रारंभिक अवधारणा
प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ी है। इसका विचार 17वीं और 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों द्वारा दिया गया था, जैसे जॉन लॉक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक का मानना था कि समाज का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है। जीन जैक्स रूसो के अनुसार समाज में लोग एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपने अधिकारों को एक समुदाय के रूप में साझा करते हैं। ये अनुबंध उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है और समाज में समानता को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक अधिकारों की ये अवधारणा बाद में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 के दौरान बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, जब इन अधिकारों की रक्षा के लिए दस्तावेजों और घोषणाओं का निर्माण किया गया। 2. कानूनी अधिकारों का विकास। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ और सरकारों का गठन हुआ, अधिकारों को कानून और संविधान के माध्यम से संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई। ये अधिकार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज और सरकार के साथ रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए भी आवश्यक थे। मैग्ना कार्टा 1215 उदास स्माइली इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने पहली बार राजा के अधिकारों पर कुछ सीमा लगाई और नागरिकों के कुछ अधिकारों की रक्षा की। ये दस्तावेज इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संविधान 1776 उदास स्माइली अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिकी संविधान ने नागरिकों के अधिकारों को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया। संविधान में अधिकारों का चार्टर, बिल ऑफ राइट्स, को जोड़ा गया, जिसमें स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे अधिकार शामिल थे। फ्रांसीसी क्रांति और अधिकारों की घोषणा 1789 उदास स्माइली फ्रांसीसी क्रांति के बाद मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार मिलते हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार शामिल था। 2. कानूनी अधिकारों का विकास। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ और सरकारों का गठन हुआ, अधिकारों को कानून और संविधान के माध्यम से संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई। ये अधिकार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज और सरकार के साथ रिश्ते को स्पष्ट करने के लिए भी आवश्यक थे। मैग्ना कार्टा 1215 उदास स्माइली इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने पहली बार राजा के अधिकारों पर कुछ सीमा लगाई और नागरिकों के कुछ अधिकारों की रक्षा की। ये दस्तावेज इंग्लैंड में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संविधान 1776 उदास स्माइली अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिकी संविधान ने नागरिकों के अधिकारों को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया। संविधान में अधिकारों का चार्टर, बिल ऑफ राइट्स, को जोड़ा गया, जिसमें स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे अधिकार शामिल थे। फ्रांसीसी क्रांति और अधिकारों की घोषणा 1789 उदास स्माइली फ्रांसीसी क्रांति के बाद मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति को कुछ मूलभूत अधिकार मिलते हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार शामिल था। 3. संविधान और कानून के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण। समय के साथ अधिकारों की अवधारणा को संविधान और कानूनों में शामिल किया गया। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। भारत का संविधान। भारत में संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, दिए गए हैं। ये अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को कानून के सामने समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संस्कृति के अधिकार प्रदान करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार। 1948 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया, जिसमें सभी मानवों के लिए समान अधिकारों की घोषणा की गई। ये दस्तावेज आज के समय में मानवाधिकारों के वैश्विक मानक के रूप में माना जाता है। 4. अधिकारों की निरंतर वृद्धि और विकास। अधिकारों की उत्पत्ति और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो सामाजिक बदलाव, न्यायिक निर्णयों और नागरिक आंदोलनों के कारण बदलती रहती है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार। समय के साथ महिलाओं और अन्य सामाजिक रूप से वंचित समूहों के अधिकारों को प्रमुखता दी गई है। महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा, कार्यस्थल पर समान अधिकार और संपत्ति के अधिकार मिले हैं। समाजवादी आंदोलन, 19वीं और 20वीं सदी के समाजवादी आंदोलनों ने आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। श्रमिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार अब कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित है। निष्कर्ष: अधिकारों की उत्पत्ति एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक अधिकारों, कानूनी अधिकारों और राजनीतिक संघर्षों से जुड़ी है। ये प्रक्रिया समाज के विकास के साथ बदलती रही है और आज भी अधिकारों की रक्षा के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। समय के साथ अधिकारों का दायरा बढ़ा है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी व्यक्तियों को समान और न्यायपूर्ण तरीके से अधिकार प्राप्त हों। यदि आपको किसी विशेष बिंदु पर अधिक जानकारी चाहिए हो, तो कृपया बताएं। प्राकृतिक अधिकारों, नेचुरल राइट्स की अवधारणा एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार है जो मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों की मूलभूत नींव के रूप में काम करता है। ये अवधारणा ये मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जो प्राकृतिक रूप से न कि किसी सरकार या कानून द्वारा दिए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा और संपत्ति से जुड़े होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का विकास। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के विकास में मुख्य रूप से 17वीं और 18वीं सदी के दार्शनिकों का योगदान रहा है। ये विचार समाज के विभिन्न दार्शनिकों और विचारकों ने व्यक्त किया, जिनमें प्रमुख थे जॉन लॉक, जॉन लोके, थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉबेज और जीन जैक्स रूसो, जीन जैकीस राउसिउ। 1. जॉन लॉक, जॉन लोके का दृष्टिकोण। जॉन लॉक, जो कि एक प्रमुख अंग्रेजी दार्शनिक थे, ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को सबसे अधिक विकसित किया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही कुछ बुनियादी और अपरिहार्य अधिकार मिलते हैं, जिन्हें कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि वो खुद किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। इसका मतलब है कि किसी को भी बिना किसी उचित कारण के बंदी नहीं बनाया जा सकता। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि सरकार सार्वजनिक भलाई के लिए इसे कानूनी तरीके से लेती है, जैसे जमीन का अधिग्रहण। लॉक का यह भी कहना था कि जब सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो लोग उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार रखते हैं। उन्होंने इस विचार को सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें लोग अपनी स्वतंत्रता के कुछ हिस्से को सरकार को सौंपते हैं ताकि उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की जा सके। अगर सरकार इन अधिकारों की रक्षा नहीं करती, तो लोग उसे बदलने या समाप्त करने का अधिकार रखते हैं। 2. थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉबेज का दृष्टिकोण। थॉमस हॉब्स ने अपने प्रसिद्ध कार्य लेवाइथन में प्राकृतिक अधिकारों पर चर्चा की। हालांकि उनका दृष्टिकोण जॉन लॉक से अलग था, लेकिन उनके विचार भी महत्वपूर्ण हैं। हॉब्स के अनुसार
प्राकृतिक अवस्था स्टेट ऑफ नेचर में मानवता असुरक्षित और अराजक थी। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जिससे समाज में हिंसा और अस्थिरता होती थी। इसलिए हॉब्स ने सुझाव दिया कि लोग एक सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सरकार को शक्तियां सौंपते हैं ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। हालांकि हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक अधिकारों को सरकार के लिए कम किया जा सकता है, लेकिन लॉक के विपरीत वो ये मानते थे कि सामाजिक अनुबंध के तहत सरकार को व्यापक अधिकार मिलते हैं, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ सीमा हो सकती है। 3. जीन जैक्स रूसो, जीन जकीस राउस्यू का दृष्टिकोण। जीन जैक्स रूसो ने दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्राकृतिक अधिकारों पर अपने विचार रखे। रूसो का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र और खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, निजी संपत्ति और असमानता का जन्म हुआ। रूसो ने कहा कि समाज के सदस्य एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से सामूहिक इच्छा शक्ति जनरल विल को स्वीकार करते हैं, जो सभी के सामान्य भले के लिए कार्य करता है। उनके अनुसार इस अनुबंध में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को इस तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए कि समाज में समृद्धि और समानता बनी रहे। रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों की परिभाषा दी कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है। 4. प्राकृतिक अधिकारों का आधुनिक प्रभाव। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा ने आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अधिकारों के कारण अधिकारों को संविधान और कानूनी ढांचे में शामिल किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 उदास स्माइली अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय जीने, स्वतंत्रता पाने और खुशहाल रहने के अधिकार के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया। इसे लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में व्यक्त किया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 उदास स्माइली मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया गया। संविधान। कई देशों के संविधान ने प्राकृतिक अधिकारों को कानूनी अधिकारों के रूप में स्वीकार किया, जैसे भारत का संविधान, जो नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। निष्कर्ष। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा ने मानवता को ये समझने में मदद की कि सभी व्यक्तियों को कुछ अपरिवर्तनीय और प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये विचार आज भी लोकतंत्र, मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के लिए एक बुनियादी आधार के रूप में काम करता है। ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से जुड़े होते हैं और इनकी रक्षा करना समाज और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कानूनी अधिकारों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लीगल राइट्स का इतिहास बहुत पुराना है और ये समाज के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ विकसित हुआ है। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी विशेष कानून, संविधान या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की सुरक्षा, स्वतंत्रता और संपत्ति से संबंधित होते हैं और इनका उद्देश्य समाज में न्याय और समानता बनाए रखना होता है। कानूनी अधिकारों का विकास के प्रमुख बिंदु। 1. प्राचीन सभ्यताओं में कानूनी अधिकार। प्राचीन समय में कानूनी अधिकारों का एक प्रारंभिक रूप विभिन्न साम्राज्यों और राज्यों में पाया जाता था। हालांकि इन अधिकारों का दायरा सीमित था, लेकिन ये अधिकार नागरिकों के कुछ बुनियादी तत्वों की रक्षा करते थे। हम्मुराबी संहिता, कोड ऑफ हम्मुराबी, और ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखित कानूनी प्रणाली मानी जाती है। ये बाबुल साम्राज्य के राजा हम्मुराबी द्वारा 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। इस संहिता में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई नियम और दंड निर्धारित किए गए थे। इसमें संपत्ति के अधिकार, पारिवारिक अधिकार और न्याय के अधिकार शामिल थे।
रोमन कानून, रोमन लॉ, और रोमन साम्राज्य में एक विस्तृत कानूनी प्रणाली विकसित हुई थी जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती थी। रोमन नागरिक कानून, रोमन सिविल लॉ में यह बताया गया कि एक व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति, विवाह और व्यापार करने का अधिकार था। इसने भविष्य में पश्चिमी देशों के कानूनों को प्रभावित किया। 2. मध्यकालीन कानूनी अधिकार। मध्यकाल में, खासकर यूरोप में, कानूनी अधिकारों का विकास कुछ विशेष घटनाओं और दस्तावेजों के द्वारा हुआ। मग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे मग्ना कार्टा कहा जाता है। यह दस्तावेज इंग्लैंड के नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक मील का पत्थर था। इसमें राजशाही की तानाशाही से बचने के लिए कई प्रमुख अधिकारों को शामिल किया गया, जैसे स्वतंत्रता, न्याय की प्रक्रिया और समानता का अधिकार। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को बिना कानूनी कारण के छीनने से बचाते थे। फ्रांसीसी क्रांति और अधिकारों की घोषणा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा, डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तैयार की गई, जिसमें हर नागरिक के लिए समान अधिकारों की बात की गई। इस घोषणा में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अधिकारों की रक्षा की गई। 3. संविधान और कानूनी अधिकारों का विकास। जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, वैसे वैसे कानूनी अधिकारों का दायरा भी बढ़ा। संविधान और कानून ने नागरिकों के अधिकारों को कानूनी रूप से स्वीकार किया और उन्हें एक संरचना प्रदान की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संविधान। 1776 में अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और उसके बाद 1787 में अमेरिकी संविधान को लागू किया गया। संविधान के बिल ऑफ राइट्स में नागरिकों के अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार कानूनी रूप से सुरक्षित थे और किसी भी सरकार या व्यक्ति द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। भारतीय संविधान और कानूनी अधिकार। भारत का संविधान, जो 1950 में लागू हुआ, ने मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के रूप में नागरिकों को कानूनी अधिकार प्रदान किए। इन अधिकारों में जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान ने इन अधिकारों को कानूनी रूप से संरक्षित किया और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों को सशक्त किया। 4. आधुनिक कानूनी अधिकार। आधुनिक युग में कानूनी अधिकारों की परिभाषा और दायरा व्यापक रूप से बढ़ा है। अब इन अधिकारों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। 1948 में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, को अपनाया, जिसमें सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्रदान किए गए। ये अधिकारों का एक महत्वपूर्ण विस्तार था, जिसमें शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और काम का अधिकार शामिल किए गए थे। समानता और संरक्षण। अब कानूनी अधिकारों का उद्देश्य केवल नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें समानता और न्याय भी प्रदान करना है, जैसे लिंग समानता, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार और सामाजिक अधिकारों को कानूनी रूप से लागू किया गया है। 5. कानूनी अधिकारों के उल्लंघन और उनकी रक्षा। जब कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसे अदालतों और कानूनी संस्थाओं द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के तहत हल किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने का आभास होता है, तो वो अदालत का रुख कर सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। उदाहरण के लिए, संविधान के तहत अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारतीय नागरिक सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। निष्कर्ष: कानूनी अधिकारों का विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है,
जिसमें समय समय पर राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक बदलाव आए हैं। इन अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। संविधान, कानून और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं के माध्यम से इन अधिकारों को संरक्षित किया गया है, ताकि सभी व्यक्तियों को एक न्यायपूर्ण और समान समाज में जीने का अवसर मिल सके। संविधान और कानून के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाता है। ये संरचना समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। संविधान और कानूनों के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सही तंत्र मौजूद हो। संविधान और कानून के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण कैसे होता है? 1. संविधान का महत्व। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। ये एक दस्तावेज है जो सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रदान करना है, और ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकार मिले। संविधान के द्वारा अधिकारों का संरक्षण। मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और संविधान में मूलभूत अधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा दिए जाते हैं और सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, भारत का संविधान अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकार जैसे जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इन अधिकारों का उल्लंघन करने पर नागरिक सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। संविधान का सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सर्वोच्च होता है और किसी भी अन्य कानून को संविधान के विपरीत नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर कोई कानून संविधान से मेल नहीं खाता तो उसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है और उसे रद्द किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा केवल संविधान के अनुरूप ही की जा सकती है। आधिकारिक संस्थाओं का गठन। संविधान के द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थाओं का गठन किया जाता है, जैसे न्यायपालिका, जुडिशरी, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और विधान पालिका, लेजिस्लेचर। ये संस्थाएं अपने अपने दायित्वों का पालन करती हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करती है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनी अधिकारों की रक्षा करना और किसी भी तरह के उल्लंघन को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सही करना है। 2. कानून के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण। कानून सरकार द्वारा बनाई गई उन नियमों और नीतियों का समूह होता है जिन्हें समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। कानूनों का उद्देश्य न केवल अपराधियों को दंडित करना है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का भी संरक्षण करना है। कानूनी तंत्र के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण। कानूनी अधिकारों का निर्धारण। और संविधान के अलावा कानूनों का निर्माण विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये कानून ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को उनके अधिकार मिले, जैसे श्रम कानून, मूलभूत सेवाओं का कानून, धार्मिक स्वतंत्रता कानून आदि। अदालतों का कार्य। अदालतें, कोर्ट्स किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसे न्याय प्रदान करती है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो अदालत में याचिका दायर कर सकता है। न्यायपालिका का उद्देश्य संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना और कानून के तहत समानता सुनिश्चित करना है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका ये देखती है कि सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई कानून संविधान से मेल नहीं खाता है, तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। ये तंत्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है
कि कोई भी सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे। 3. संविधान और कानूनों में अधिकारों का संरक्षण। भारत में संविधान और कानून के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को मूलभूत अधिकारों का एक सेट प्रदान किया गया है और इन अधिकारों को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 के तहत मूलभूत अधिकार दिए गए हैं जो नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनमें शामिल है जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, धर्म की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संगठन और आंदोलनों का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली, संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण। भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट रिट द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है जो संविधान और कानूनों का पालन करती है। ये सुनिश्चित करती है कि सरकारों और अन्य संस्थाओं के कार्य संविधान के अनुरूप हों। 4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों का संरक्षण। आजकल अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाएं भी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, को अपनाया जो सभी मानवों के बुनियादी अधिकारों का संरक्षण करता है। निष्कर्ष, संविधान और कानून के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को उसके बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होने से सुरक्षा मिले। संविधान और कानून एक ऐसा ढांचा प्रदान करते हैं जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्थाओं को नियंत्रित करता है। ये संरचना नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान करती है और ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिकारों की निरंतर वृद्धि और विकास, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ राइट्स, एक लंबी और स्थायी प्रक्रिया है जो समाज, राजनीति और कानून के बदलते स्वरूप के साथ विकसित होती रहती है। समय के साथ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने नागरिकों के अधिकारों के क्षेत्र में वृद्धि की है। ये प्रक्रिया आज भी जारी है क्योंकि नए सामाजिक आंदोलनों, न्यायिक निर्णयों और कानूनी सुधारों के माध्यम से अधिकारों को निरंतर विकसित किया जा रहा है। अधिकारों की निरंतर वृद्धि और विकास के प्रमुख कारण और बिंदु। 1. सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव। अधिकारों की वृद्धि का सबसे बड़ा कारण सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों है। जब समाज में किसी विशेष समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है या जब किसी समूह को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो आंदोलन उठते हैं जो अधिकारों के विस्तार और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिला अधिकार आंदोलन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए कई आंदोलनों ने जन्म लिया। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप महिलाओं को मताधिकार, कार्यस्थल पर समान अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी महिला अधिकार आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया। इसके बाद भारत में महिला अधिकार आंदोलन ने भी महिलाओं को कानूनी अधिकारों में सुधार दिलवाया, जैसे धारा 498 दहेज उत्पीड़न और महिला यौन उत्पीड़न कानून। जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ आंदोलन। भारत में अछूतों और अनुसूचित जातियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में समानता का अधिकार और जातिवाद के खिलाफ अधिकार को सुनिश्चित किया गया। इस तरह के आंदोलनों ने दुनिया भर में समानता
और सामाजिक न्याय के लिए कानूनी सुधारों की दिशा में प्रेरणा दी। समाजवादी और श्रमिक अधिकार आंदोलन 19वीं और 20वीं सदी में श्रमिक वर्ग और समाजवादी आंदोलनों ने मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा की। इसके परिणाम स्वरूप मूलभूत श्रमिक अधिकार जैसे उचित मजदूरी, काम करने की उचित परिस्थितियां और काम के घंटे में सुधार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई, जिसने श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाए। 2. अंतर्राष्ट्रीय संधियां और घोषणाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिकारों की वृद्धि का महत्व बढ़ा है, विशेष रूप से मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 उदास्माइली 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाया। इस घोषणा ने सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकारों की स्थापना की। इस दस्तावेज में जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार जैसी मूलभूत अवधारणाओं को मान्यता दी गई। नारी अधिकारों की घोषणा 1979 उदास्माइली 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने नारी के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन CEDAW को अपनाया, जिसने महिलाओं के अधिकारों के विस्तार और उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी आधार प्रदान किया। 3. कानूनी सुधार और न्यायिक निर्णय। न्यायपालिका की भूमिका अधिकारों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। न्यायालयों ने समय समय पर विभिन्न फैसलों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है और उन्हें बढ़ावा दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता। भारत में न्यायपालिका ने समय समय पर मूलभूत अधिकारों की व्याख्या में बदलाव किया और अधिकारों के दायरे को विस्तारित किया। जनहित याचिकाओं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से भी न्यायालय ने अधिकारों के उल्लंघन को दूर करने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती केस 1973 उदास्माइली। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और ये अधिकार संविधान के अमूल्य भाग है। हसाबेन केस 1994 उदास्माइली। इसमें अदालत ने महिलाओं के अधिकारों और उनके खिलाफ हिंसा की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया। 4. संविधान और कानून में सुधार। समय समय पर संविधान और कानूनों में सुधार किए जाते हैं ताकि समाज में नए अधिकारों की स्थापना हो सके। भारत के संविधान में समय समय पर संशोधन किए गए हैं जो समाज के विकास और बदलते समय के अनुसार नागरिकों को नए अधिकार प्रदान करते हैं। मूलभूत अधिकारों का विस्तार। भारतीय संविधान में समय समय पर विभिन्न संशोधन हुए हैं, जैसे आरक्षण नीति, शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करना, धारा 377 को निरस्त करना, जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना गया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ माना और समलैंगिक अधिकारों को कानूनी मान्यता दी। नई सामाजिक और आर्थिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून पारित हुआ, जिससे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई। स्वास्थ्य का अधिकार। कई देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं को एक बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित किया है। 5. आधुनिक चुनौती और अधिकारों का विकास। आज के समय में अधिकारों का विस्तार केवल पारंपरिक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों तक भी फैल चुका है, जैसे पर्यावरणीय अधिकार, लोगों को स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार, सूचना का अधिकार, RTI नागरिकों को सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, डिजिटल अधिकार, इंटरनेट और डेटा सुरक्षा के अधिकार। निष्कर्ष, अधिकारों की निरंतर वृद्धि और विकास समाज की आवश्यकताओं, बदलते समय
और नए सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये एक स्थिर और विकसित प्रक्रिया है जो समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों, कानूनी सुधारों और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अधिकारों का विस्तार किया जा रहा है और ये प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान, न्यायपालिका और कई संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन हमें खुद भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा और जब भी कोई उल्लंघन हो तो सही कानूनी रास्ता अपनाना होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।